नमस्कार दोस्तों, साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है पवन कुमार। फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम आज से शुरू हुए। आज 16 तारीख से पहला एग्ज़ाम शुरू था। फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा रहा है और आगे भी एग्ज़ाम अच्छे होंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में प्याजे पाइगस की कॉलवर्क अपन ने डिस्कस कर लिया था और एनसीएफ को भी डिस्कस कर लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे आरटीई एक्ट 2009। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। ये क्या है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु ना भारतीय संसद में एक कानून बनाया गया था, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में लोकसभा द्वारा 4 अगस्त को पास कर दिया गया था और राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई को पास कर दिया गया था। ठीक है, और फ्रेंड्स अब एक एक करके इसके एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। मूल संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया था, जिसके कुछ बिंदु इस प्रकार है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 है। आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत 7 अध्याय है। आरटी एक्ट 2009 के 38 अनुच्छेद है ना। आरटी एक्ट की प्रमुख धाराएं: शिक्षक की भूमिका, शिक्षक के कार्य दिवस, शिक्षक द्वारा एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे 45 है और उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कक्षा 1 से 8 तक है। इन सभी चीज़ों को आगे अपन डिस्कस में डिटेल में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें को समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी प्रश्न में पूछी जाती है उनको वन लाइनर में सेटअप किए, एक एक चीज़ को आराम से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। जो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद है उसके 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया। मूल अधिकारों के अनुच्छेद 21A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है। मूल अधिकारों के जो अनुच्छेद 21 जिनका वर्णन 12 से 35 के बीच में है, उसके 21A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया। ठीक है, मूल कर्तव्य 51A के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में बताया गया। ठीक है फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य 51A के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, 11 हमारे मूल कर्तव्य और 6 मौलिक अधिकार है। छह से 14 वर्ष की आयु के माता पिता का कर्तव्य अध्यारोपण किया गया कि वे अपने बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से वंचित न करेंगे। तो देखो, कर्तव्य में के तहत आरटीए ने क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके 6 से 14 वर्ष के माता पिता की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा पे किसी भी कंडीशन से उनको वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आरटीए एक्ट 2009 शिक्षा से संबंधित शिक्षा के अधिकार से संबंधित कुछ ऐतिहासिक तथ्य है, इनको एक एक करके समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आरटीए एक्ट का जो हिस्ट्री है उसको समझते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा प्रणाली अपनाई गई थी। इस प्रणाली के अंतर्गत जन्म से लेकर 7 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। देखो, सबसे पहले महात्मा गांधी की जो बुनियादी शिक्षा थी, उन्होंने जन्म से लेकर 7 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाना है, ऐसी बात उन्होंने कही थी। ठीक है, 1944 में सार्जन योजना आई, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसा उन्होंने सार्जन योजना के तहत कहा था। 1944 में ये आई थी। हर्टंग समिति 1929 की सिफारिश के आधार पर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल दिया गया था, परंतु इसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया था। ठीक है, हर्टंग समिति 1929 में उन्होंने कहा था कि इसको प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण पर बल दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए के द्वारा
प्रारंभिक शिक्षा का अनिवार्य सार्वभौमिकरण स्वीकार किया गया था, जिसको ही आरटी एक्ट कहा गया था। ठीक है, अब आरटी एक्ट की विशेषताएं को देख लेते हैं। क्या विशेषताएं इनकी? ये केवल 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं पर ही लागू होगा। ठीक है, कितने वर्ष के बालक बालिकाओं, ये एक प्रश्न कंप्लीट होगा कि आरटी एक्ट कितने वर्ष के बालकों पे लागू होता है? 6 से 14 वर्ष के बालकों पे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये नियम कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल पर लागू होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी स्कूल में लागू होगा, बल्कि सरकारी स्कूल में भी होगा और प्राइवेट स्कूल में भी होगा। ठीक है, इस नियम के तहत सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों में 25% सीटें एसटी, एससी, ओबीसी और बीपीएल कार्ड के छात्रों के लिए आरक्षित होगी। इसका मतलब क्या है? एसटी, एससी, ओबीसी और वो बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए 25% सीटें आवंटित होगी आरटी एक्ट के तहत। राइट, गुणवत्ता की दृष्टि से 40 छात्रों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए 40 बच्चों पे एक टीचर का होना अनिवार्य होगा। आगे इसको समझेंगे कि प्राइमरी पे कितना होना चाहिए और मिडिल पे कितना होना चाहिए। ठीक है, गैर प्रशिक्षित अध्यापकों को 5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण अनिवार्य करना होगा। जिन टीचर्स ने बीएड, डीएड या कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग नहीं ले रखी है उनको 5 वर्ष की अवधि के भीतर टीचिंग ट्रेनिंग को लेना आवश्यक होता है। राइट, आरटी एक्ट का मानक है कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी हेतु 30 छात्रों पर एक शिक्षक को अनिवार्य है तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। ठीक है, बात समझ में आई? कक्षा 1 से यानी प्राथमिक इस लेवल पे 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए उसमें 30 छात्रों पर एक टीचर का होना चाहिए, यानी 30:1, 30 छात्रों पर एक टीचर का होना अनिवार्य है। ये प्रश्न कई बार आ गया। और 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 35 छात्रों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। राइट, राज्य सरकार की नीति के अनुसार 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक का होनी अनिवार्य है। सेंट्रल लेवल से इसका आदेश यही है कि प्राइमरी लेवल पर 30 बच्चों पर एक टीचर का होना चाहिए और मिडिल लेवल पे यानी अपर प्राइमरी लेवल पर 35 छात्रों पर एक होना चाहिए और सेंट्रल लेवल पे राज्य सरकार की नीति के अनुसार जो स्टेट सरकार की जो नीति है उसके अनुसार 40 बच्चों पर एक अध्यापक का होना अनिवार्य है। ठीक है फ्रेंड्स, आरटी एक्ट के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में कम से कम एक विज्ञान और एक गणित तथा एक सामाजिक अध्ययन व एक भाषा का शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में कम से कम एक विज्ञान का टीचर हो अलग से, एक गणित का हो, एक सामाजिक अध्ययन का हो व एक भाषा का शिक्षक होना चाहिए, यानी सभी विषयों के अलग अलग टीचर होना चाहिए। राइट, जहाँ पर 100 से अधिक बालक बालिकाएं हों वहाँ पर एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर जिस स्कूल में 100 से अधिक बच्चे हैं वहाँ पर पूरी तरह से एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक हेडमास्टर का होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अंशकालीन शिक्षक में जिसमें एक कला शिक्षक एवं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक तथा एक पूर्ण कार्य करने वाला एक कार्यपालक अध्यापक भी होना चाहिए। ठीक है, एक कला का शिक्षक भी और एक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक भी होना चाहिए। ठीक है, आरटी एक्ट के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक 200 दिन कार्य दिवस होगा। आरटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग 1 से 5 तक का 200 दिन का कार्य दिवस होगा और तथा कक्षा 6 से 8 तक का 220 दिन का कार्य दिवस होगा। इस बात को एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। आरटी एक्ट के अंतर्गत 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 200 दिन का कार्य दिवस रहेगा, ये प्रश्न कई बार आ गया, और 6 से 8 तक के लिए 220 दिन का कार्य दिवस रहेगा। राइट फ्रेंड्स, आगे अनुच्छेद और कितनी धाराएं इसको डिस्कस करेंगे। 2009 के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत 7 अध्याय हैं और 38 अनुच्छेद है व 1 अनुसूची को शामिल की गई है। देखो इसी एक ही लाइन में 3 प्रश्न कंप्लीट होते हैं आपके, जैसे कि अकॉर्डिंग
2009 एक्ट के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत कितने अध्याय होते हैं? तो 7 अध्याय हैं। और आरटी एक्ट 2009 के अंदर कितने अनुच्छेद है? 38 अनुच्छेद है। और इसमें कितनी अनुसूची है? तो 1 अनुसूची शामिल की गई। यहाँ से 30 प्रश्न तैयार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखो, आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत 7 अध्याय हैं। ये बात अपन अभी पढ़े हैं। 7 अध्याय, किस अध्याय में क्या है? देखो, अध्याय 1 में प्रस्तावना है। ठीक है। अध्याय 2 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। ठीक है। और अध्याय 3 में केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार और अभिभावकों के दायित्व की बात की गई है। अध्याय 4 में स्कूल और शिक्षकों के दायित्व की बात की गई है। और अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना है, इसकी बात। अध्याय 6 में बाल अधिकारों का संरक्षण किया गया है। और अध्याय 7 में अन्य प्रासंगिक बातें की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावना की बात की गई है। अध्याय 2 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार की बात की गई। अध्याय 3 में केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व की बात की गई है। अध्याय 4 में स्कूल और शिक्षकों के दायित्व की बात की गई है। अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना चाहिए, इस बात की गई है। अध्याय 6 में बाल अधिकारों का संरक्षण की बात की गई। और अध्याय 7 में अन्य जो प्रासंगिक बातें, अन्य जो एक्टिविटी है उसकी बातें की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आरटी एक्ट 2009 में 38 अनुच्छेद है। ठीक है। 38 अनुच्छेद में देखो, एक चीज़ को आराम से क्लियर करते हुए चलेंगे। पहले अनुच्छेद में संचित नाम और विस्तार, दूसरे में परिभाषा, तीसरे में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, चौथे में प्रवेश नहीं दी गई बालक को या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की उनके लिए उपप्रबंधन की बात की गई है। 5वें में अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार की बात की गई है। और 6ठे में 3 वर्ष के भीतर बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा, निर्धारित सीमा में विद्यालय तैयार होना चाहिए। ठीक है। 7वें में कहा है केंद्र और राज्य सरकार इस अधिनियम में उपबंधों को लागू करने और निधियां उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। 8 में बात की है समुचित सरकार के कर्ता, 9 में स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और 10 में माता पिता के कर्तव्य की बात की गई है। और 11वें अनुच्छेद में समुचित सरकार के विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था की बात की गई है। 12वें अनुच्छेद में दुर्बल एवं अलाभित जिनके पास लाभ के कोई साधन नहीं है तो नज़दीकी विद्यालयों में 25% का उनको आरक्षण दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 12 में बात कही गई है। 13वें अनुच्छेद में कहा प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति 30 अनुवीक्षक प्रक्रिया का न होना, यानी कि पेरेंट्स से किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण, पढ़ाई संबंधी बात के डिस्कशन नहीं किया जाएगा। 14वें अनुच्छेद में प्रवेश धारणा आयु। 15 में बालक प्रारंभ में या बीएस समेत 6 माह तक कभी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकेगा। ठीक है। बालक प्रारंभ में या बीच में 6 माह तक की कंडीशन में विद्यालय में प्रवेश ले सकेगा। और 16वें में किसी विद्यालय द्वारा बालक को किसी कक्षा में प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा और ना ही उसके निष्कासित किया जाएगा। किसी भी विद्यालय में बालक को प्रवेश करने से ना रोका जाएगा और ना ही उसे निकाला जाएगा। ठीक है। 17वें अनुच्छेद में बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध है, यानी 17वें अनुच्छेद में बालक को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना नहीं देना है। ठीक है। 18वें अनुच्छेद में बात की गई है मान्यता प्रमाण पत्र के बिना किसी विद्यालय को स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। जो मेन एस्पेक्ट है उसमें मैं टिक करता जाऊंगा। बिना मान्यता प्रमाण पत्र के किसी विद्यालय को स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। विद्यालय के मानक यानी विद्यालय के स्टैंडर्ड के मुताबिक ही होना चाहिए। राइट। अनुसूची का संशोधन 20वें अनुच्छेद में कहा गया अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति है। अनुसूची को बीच में अगर संशोधन करने की रिक्वायरमेंट आती है तो 20वें अनुच्छेद के तहत इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय समिति का गठन करेगा जिसमें 75% यानी 3 बटे संरक्षक तथा 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। ठीक है।
विद्यालय प्रबंधन समिति एक विद्यालय विकास योजना बनाएगी। अनुच्छेद 22 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और शर्तें होगी। ठीक है, अनुच्छेद 23 के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति और योग्यताओं के लिए शर्तें लागू होगी। ठीक है, शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना है। जो शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों हैं ना, उनको दूर करना है। ठीक है, उनके क्या कर्तव्य है और उनकी क्या शिकायतें हैं, इस पर ध्यान देने वाली बात है। छात्र और शिक्षक अनुपात, देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छात्र और शिक्षक अनुपात प्राइमरी लेवल पे 30 अनुपात 1 है, 30 बच्चों पे 1, और अपर प्राइमरी लेवल पे 35 अनुपात 1 है। ठीक है, 26वें अनुच्छेद शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना चाहिए। और 27वें शिक्षक को किसी गैर शैक्षिक परियोजना के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा, जनगणना, आपदा राहत, चुनावी प्रक्रिया के अलावा। 27वें अनुच्छेद के तहत किसी भी टीचर को गैर शैक्षिक यानी शिक्षा के अलावा कोई भी और काम सौंपा नहीं जाएगा, जनगणना, आपदा राहत, चुनावी प्रक्रिया के अलावा। ठीक है, ये काम जनगणना कर सकता है, आपदा के काम में हेल्प कर सकता है, चुनावी प्रक्रिया में भी हेल्प करता है टीचर। इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करेगा टीचिंग को छोड़ के। ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन अनुच्छेद 28 के अनुसार प्राइवेट ट्यूशन का शिक्षण नहीं करेगा, टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन 29वें अनुच्छेद में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की बात की गई है। ठीक है, 30वें अनुच्छेद में परीक्षा का समापन प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। ठीक है, शिकायतों को दूर करना 3 माह के भीतर 32वें अनुच्छेद के तहत। 33वें अनुच्छेद राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, जिसमें 15 सदस्य होंगे। ठीक है, 34वें अनुच्छेद राज्य सलाहकार परिषद। 35वें निर्देश जारी करने की शक्ति। 36वें अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी, और 37वें सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संस्थान। 38 समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति। ओके फ्रेंड्स, अपन ने पूरे 38 अनुच्छेद इसके देख लिए। अब इसकी प्रमुख धाराएं, कौन धाराएं क्या कहती है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, इसको 1 लाइनर फैक्ट है, आप इसको एक बार देख लेंगे। आरटी एक्ट से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इसको समझ लेंगे, हर बार एग्जाम में आपको सुविधा रहेगी। यहाँ से 1-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, धारा 3 के अंतर्गत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, धारा 3 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, धारा 4 के अंतर्गत आयु के अनुसार प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, धारा 5 में अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार देती है। धारा 5 क्या कहती है, अगर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में अगर उस बालक को नज़दीक पड़ रहा है या सुटेबल पड़ रहा है तो वहाँ पे वो जा सकता है। धारा 10 कहती है माता पिता व संरक्षक के कर्तव्य। ठीक है, धारा 13 में फीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि 6 से 14 वर्ष की शिक्षा निःशुल्क है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा निःशुल्क है। धारा 14 कहती है जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी प्रवेश होगा। धारा 14 के तहत अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है बालक के पास, तब भी उसको एडमिशन से नहीं रोका जाएगा। राइट। धारा 15 कहती है प्रवेश से इनकार ना किया जाना। प्रवेश एडमिशन से किसी भी प्रकार से उसको इनकार नहीं किया जा सकता। धारा 17 कहती है दंड नहीं देना। किसी भी प्रकार के बालक को शारीरिक ना कि मानसिक किसी भी प्रकार को दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, धारा 17 के तहत। 21 के तहत इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी होना अनिवार्य है। ठीक है, एक विद्यालय की एक प्रबंधन समिति होना अनिवार्य होता है। ठीक है, धारा 21 के तहत। भाई चेन मत बजाओ। तो छात्र शिक्षक का अनुवाद की बात की गई है। और धारा 28 में शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन को निषेध किया है। धारा 28 के तहत शिक्षक कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, धारा 30 में प्रमाण पत्र की बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है आरटी एक्ट में। ये तो हो गई बालक और पेरेंट्स की बात। शिक्षक की भूमिका है इसमें पाठ्यक्रम को
इसमें शिक्षक की भूमिका है पाठ्यक्रम को समय के अनुसार पूर्ण करवाना और समय सारणी के अनुसार ही चलना। ठीक है, यानी टीचर को पाठ्यक्रम को एक सही समय पर पूरा कर लेना और जो भी उनकी समय सारणी है, जिसका जितना पीरियड है, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल समय पे पढ़ाई करवाना। ठीक है, अध्यापकों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना। अध्यापकों को जो भी स्कूल के नियम है, कानून है, उनका अच्छी तरह से पालन करना। ठीक है, इसके अलावा अध्यापकों का ये भी मुख्य कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ समय समय पर बैठक करे एवं उनके प्रगति से संबंधित उनकी जानकारी से अभिभावकों को अवगत कराए। टीचरों का ये भी कर्तव्य बनता है कि जो बालक के पेरेंट्स हैं, उनसे समय समय पर उनकी पेरेंट्स मीटिंग को ऑर्गेनाइज करें और जो बालक का जो भी डेवलपमेंट है वो उसको अपने पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से अवगत कराए। ठीक है, बालक कहीं समस्या ग्रसित है तो उस चीज़ का पेरेंट्स से डिस्कस करे। राइट भाई, पेटल मत बजाओ। लास्ट जो शिक्षक के कार्य दिवस है उन पे एक डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आप बनेंगे और इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक स्तर पर 200 कार्य दिवस होना चाहिए, यानी प्राइमरी लेवल पे 200 कार्य दिवस होना चाहिए। कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे कितने होना चाहिए? 800 घंटे होना चाहिए। ठीक है, और कक्षा 6 से 8 तक माध्यमिक स्तर पर कितने कार्य दिवस होना चाहिए? 220 कार्य दिवस होना चाहिए। राइट, और घंटे, शैक्षणिक घंटे कितने होना चाहिए? 1000 घंटे होना चाहिए। ठीक है, और प्रति सप्ताह शिक्षक हेतु न्यूनतम कार्य घंटे कितने? 45 घंटे है। 45 घंटे हैं। इसमें फ्रेंड्स उसको पढ़ाना भी है इसी 45 घंटों में और पाठ्य योजना भी बनाना होता है। ठीक है, ये 45 घंटे का इसका कार्य दिवस रहता है। ठीक है, ये एक प्रश्न पूछा बहुत बार ट्रेंड करता है कि शिक्षक द्वारा एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे कितने होना चाहिए, तो इसका आंसर आता है 45 घंटे। ठीक है, विद्यार्थी तथा शिक्षक का अनुपात में एक टेबल के माध्यम से समझ लेते थोड़ा। 40 बच्चे पर, ये प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, 40 बच्चे पर एक शिक्षक हो, 60 बच्चों पर 2 शिक्षक हो और 61 से 90 बच्चों पर 3 शिक्षक हो। ठीक है, और 91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक हो, 4 शिक्षक का अनिवार्य रहता है, और 121 से 150 बच्चों पर 5 शिक्षक का होना अनिवार्य रहता है। ठीक है, 150 से 200 विद्यार्थी पे 5 शिक्षक हो व एक प्रधानाध्यापक का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, 200 से अधिक विद्यार्थी पे 40 अनुपात यानी 40 बच्चों पर एक शिक्षक का होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू राज्य सरकार के अनुसार। केंद्र सरकार के अनुसार 35 अनुपात 1 है। ठीक है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। प्राइमरी लेवल पे 30 अनुपात 1 और अपर प्राइमरी लेवल पे 35 अनुपात 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो इसका वो भी है, उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कक्षा 1 से 8 तक का 35 अनुपात 1 होना चाहिए। 100 से अधिक छात्र होने पर एक प्रधानाध्यापक का होना भी आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और फैक्ट इसका देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। इसमें जो बजट होता है तो इसमें ना केंद्र सरकार इसमें खर्च करती है 65%। केंद्र सरकार इसमें कितना खर्च करती है? 65% केंद्र सरकार का रहता है और 35% स्टेट सरकार का रहता है। ठीक है, और अगर वहीं बात की जाए पूर्ववर्ती राज्यों में तो वहाँ पर केंद्र सरकार 90% करती है, 10% राज्य सरकारों के रहते हैं। ठीक है, ये इस अधिनियम को लागू करने वाला अपना देश 135वां देश था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये आरटी एक्ट वाला पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। 1 लाइनर फैक्ट थे, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे, कभी इसको पूरी तरह से डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पाने के लिए आप साधना शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नंबरों को बढ़ाएं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।